नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क यूनिट नंबर 9 में दिया हुआ है दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य और रोग। उसी के अंतर्गत दोस्तों एक पॉइंट आता है महामारी विज्ञान। आज मैं आप लोगों से महामारी विज्ञान के बारे में दोस्तों चर्चा करूंगा और टॉपिक इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न बनेंगे क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों सिलेबस में महामारी विज्ञान इंक्लूड है। ठीक है दोस्तों, तो महामारी विज्ञान को आप लोग ये समझना दोस्तों कि ये एक जीव विज्ञान की शाखा है। महामारी विज्ञान जो है दोस्तों वो जीव विज्ञान की शाखा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए इसे। और आप लोग महामारी विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं तो जानना जरूरी है दोस्तों कि महामारी है क्या चीज़। जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो उसे महामारी कहते हैं। अब दोस्तों महामारी किसी एक स्थान पर सीमित होती है, किंतु यदि यह दूसरे देशों और दूसरे महाद्वीपों में पसर जाए तो उसे सार्वदेशिक रोग कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये। याद रखना एक चीज़ और दोस्तों कि स्वास्थ्य और मानव विकास किसी भी देश में या किसी भी देश के सामाजिक व आर्थिक विकास का आधार होता है। और स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है दोस्तों, ये चीज़ें जानना जरूरी है। स्वास्थ्य का मतलब है दोस्तों कि किसी ऐसी सभी गतिविधियों से जिनका पूरे समुदाय में उन समुदाय के स्वास्थ्य को सुधारने का योगदान करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय प्राथमिक चिकित्सा रोगों की रोकथाम और परिवार कल्याण इत्यादि जैसे दोस्तों राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों को उत्तरदायित्व बनाया था या उत्तरदायित्व है उसका। सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दोस्तों भारतीय सांसद, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए, भारतीय सांसद ने दोस्तों 1983 में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य, ठीक है याद कर लीजिए आप लोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को स्वीकृत किया था दोस्तों 1983 में। ठीक है, अब इसके अंतर्गत दोस्तों कई चीज़ें इंक्लूड थी, है ना। जैसे में दोस्तों पर्यावरण की स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, गंदगी या कूड़े की करकट का वैज्ञानिक तरीके से निपटना या निपटारा उसका होना, संक्रमण रोगों से बचाव या नियंत्रण हेतु उसके जो टीकाकरण कार्यक्रम थे उसको नियमित संचालित करना, मातृत्व और उसके शिशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, विद्यालय में जो स्वास्थ्य शिक्षा, समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण शिक्षा, परिवार कल्याण शिक्षा आदि इन सारी चीज़ों की सुविधाएं जो है दोस्तों इसके अंतर्गत देखने को मिला था राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों से, हम बात कर रहे हैं महामारी विज्ञान के बारे में, तो इसमें दो ही चीज़ बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। एक मैं आज आप लोगों से चर्चा करूंगा HIV एड्स, और दूसरी पॉइंट मिलेगी आपको दोस्तों N-COVID-19 जो अभी बहुत फेमस है दोस्तों। हालांकि N-COVID-19 पे दोस्तों मैंने एक MCQ की वीडियो बना चुका हूं, जिन दोस्तों ने नहीं देखा है तो जाकर मेरे चैनल पर विजिट करें, वहां से प्लेलिस्ट में देख सकता है दोस्तों। N-COVID-19 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वहाँ पर। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मैं इसके लिए अलग से एक N-COVID-19 के बारे में अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से दोस्तों प्रश्न एग्जाम में बनेंगे N-COVID-19 से। और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर HIV एड्स भी आपको जब दिया हुआ है ऑलरेडी सिलेबस में, तो यहाँ से भी एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों पूछा जाएगा। तो आज के जो मेरी चर्चा होगी HIV एड्स पर ही बात होगी दोस्तों। ठीक है, देखिए एक चीज़ आप लोग ये समझिए कि मैं बात कर रहा हूँ सोशल वर्क में, तो हमेशा जब मैं कम्युनिटी बोलूँ, समुदाय बोलूँ, संगठन बोलूँ, तो आपको समझ जाना है दोस्तों कि ये जो HIV एड्स और महामारी विज्ञान के बारे में बात कर रहा हूँ मैं सोशल वर्क में बात कर रहा हूँ। मेरा जितना भी टॉपिक है दोस्तों, मैं जब भी आप लोगों को जो भी वीडियो इंक्लूड करता हूँ वो आप लोगों के लिए दोस्तों व्यक्ति पर, समूह पर, कम्युनिटी वर्क पर, इन तीनों पर आधारित होता है ना। तो इन चीज़ों को जानना जरूरी है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ एड्स के मामले में परिभाषित यहाँ पे WHO ने, राष्ट्रीय एड्स संगठन यानी NACO ने एड्स की परिभाषा इन्होंने दी है, और इसके मानदंडों के मानते हैं दोस्तों कि वयस्क में जो कुछ लक्षणिक एड्स हैं जो देखने को मिले। हालांकि देखो, अगर एच आई वी अगर आपको पॉजिटिव है तो उसको दो तरीके से अलग अलग एंटीबायोटिक्सों में जांच की जा सकती है। अब दो तरीके कौन है दोस्तों, वो मैं अभी आप लोगों के एंटीबॉडीज़ के बारे में बात करूंगा। तो पहले आप थोड़ा सा इसके लक्षणों के बारे में जान लें कि अगर दोस्तों शरीर का वजन 10% से अधिक वजन कम हो या अंगों का दुर्बल होना, तो दोस्तों ये एक लक्षण माना जाता है। 1 माह में लंबी अवधि का अतिसार का 1 माह से अधिक की तक खांसी आना,
और उसके बाद फैलाई हुई या मिलिट्री के अतिरिक्त तपेदिक, या दोस्तों तंत्रिका तंत्र छीड़ता जो रोग के कामों का बाधा पहुंचाती है। और दोस्तों लक्षणों से जाने जा सकने वाली अनली की कैंडिडियासिस, दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, IMP मैंने यहाँ पे कर दिया हूँ। नेक्स्ट दोस्तों कपोशी का सरकोमा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब मानव समुदाय में होने वाले रोगों के जब उसके कई तरीके के समूह बनते हैं, बेसिकली 3 समूह में बांटा जाता है। देखिए, जब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संगठन का ढांचा आप भिन्न भिन्न तरीके से बनाएंगे और उसका भिन्न भिन्न ही होता है, बट याद रहे दोस्तों कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं समान होती हैं, है ना। अब इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो विभिन्न माध्यम होते हैं उनको आयोजित किया जाता है अब तीन समूहों में। अब वो 3 समूह कौन से हैं, आप पहले हेडिंग डाल लीजिए कि मानव समुदाय में होने वाले रोगों के जो मुख्यतः 3 समूह में बांटा गया, तो वो बांटा गया दोस्तों आपको एक संक्रमक या संचरित रोग पहला, दूसरा आप दोस्तों बनाओ उसे असंक्रमक या असंचरित रोग, तीसरा आप बना दो दोस्तों अनुवांशिक रोग। तो ये चीज़ें हैं कि आप लोगों को 3 चीज़ें देखने को एग्जाम में मिल सकती है, किस तरीके से आप मानव समुदाय में होने वाले रोगों की 3 समूहों में आप डिवाइड करते हैं, तो संक्रमित, असंक्रमित और अनुवांशिक, ठीक है। अब दोस्तों संक्रमक रोग होता क्या है, आप इसे भी जान लो। बेसिकली दोस्तों उन्हें कहते हैं संक्रामक रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फैल जाते हैं। अब इसकी रोकथाम ना की जाए तो पूरे जन समुदाय में व्याप्त होकर भयंकर संकट उत्पन्न हो जाती है। अभी आप समझ सकते हो दोस्तों कोविड-19 को लेकर, ठीक है। आप इमेजिन भी कर सकते हो आपके सामने जो घटना घटित हो रही है इसमें प्रेजेंट टाइम में, तो आप ये भी समझ सकते हो। जैसे दोस्तों मैं एग्जांपल में आपको कोविड-19 बता रहा हूँ, एड्स भी ऐसा है, हेपेटाइटिस भी ऐसा है, चेचक भी ऐसा है, एक चिकन पॉक्स बीमारी होती है वो भी है, खसरा रेबीज़ भी है, टाइफाइड भी है, क्षय रोग है, हैजा भी है, प्रोटोजोवा है, और परजीवी एक है, और कवक, बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं दोस्तों, ठीक है। और कोविड-19 तो है ही है अभी है ना दोस्तों। अब संक्रामक रोग जो है विभिन्न माध्यमों से फैलते हैं, कैसे, ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। याद रखना संक्रामक रोग जो फैलते हैं जैसे वायु के द्वारा फैलते हैं, जल के माध्यम से फैलते हैं, संक्रामक खाद्य पदार्थों के माध्यम से फैलते हैं, कीटों द्वारा संपर्क किए जाते हैं, लैंगिक संपर्क में भी आने से हो जाता है। अनेक संक्रामक जो रोग होते हैं दोस्तों वो नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, अगर पाया जा सकता है तो उसके लिए उसकी बचाव और कारण के बारे में जानना आवश्यक होता है ना। चिकन पॉक्स मतलब होता है जो चिकन होता है दोस्तों, स्मॉल पॉक्स इसको कहते हैं, और काली खांसी भी होती है, टाइफाइड होती है, क्षय रोग होता है, तपेदिक होती है, आदि ऐसी जो भी रोग है दोस्तों प्रतिरोधी टीके होते हैं, वैक्सीन होते हैं, है ना, उनको तैयार की जाती है। अब आप लोगों को पता होगा कि कोविड में भी वैक्सीन तैयार की जा रही है। मैं कोविड के बारे में जब बताऊंगा दोस्तों तो आप लोग, वो इतनी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ से तो हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, है ना। देखिए मैं बात कर रहा था दोस्तों लक्षण के बारे में बेसिकली, तो दोस्तों इसके और भी लक्षण हैं, जैसे आप लिख सकते हैं एड्स की प्रारंभिक दशा में लगातार थकान या ठंडा होना, ज्वर होना, भूख ना लगना, वजन का कम होना, ठीक है ना, पेचिस या दस्त होना, मुंह में छाले रहना, और एक होता है दोस्तों लिम्फ, ठीक है, लिम्फ ग्रंथियों में एक सूजन या गांठें बन जाती हैं, इसमें त्वचा में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तपेदिक या निमोनिया आदि जैसे रोग भी हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कैंसर व उसके लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। अंतिम दशा में एक चीज़ याद रखना अंतिम दशा में जब प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित हो चुकी हो या हो जाती है तो दोस्तों उस समय शरीर की विभिन्न प्रकार की जो तीव्र संक्रमण हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये याद रखना जरूरी है कि ये सभी रोग अवसर संक्रमण के द्वारा ही होते हैं, निरोगी व्यक्ति में भी नहीं पाए जाते हैं, ये चीज़ें याद रखना। देखो मैं बात कर रहा हूँ HIV एड्स विषाणु एक है, ये भी चीज़ें नोट डाउन करते चलना। विषाणु प्रति रक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है ना, तो ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि जिसमें व्यक्ति जीवाणु और विषाणु, प्रोटोजोवा जनित रोग, कैंसर आदि ऐसे संक्रमण से स्वयं को ही नहीं बचा पाता है ये। अब शरीर के आंतरिक अंगों को क्षतिग्रस्त करने की जो दोस्तों जाने जाती हैं रोगों की क्या होती है, रोगों से भी उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं दोस्तों। बेसिकली इसके कई स्टेप हैं और स्टेपों में भी जाना जाता है इन्हें,
तो अब देखिए इसके निदान का यहाँ पे बताया गया है, निदान स्थिति का वृद्धि। दोस्तों बताया जा रहा है निदानात्मक स्थिति में वृद्धि स्टेज 1 में HIV संक्रमण बिना लक्षण के, यानी इसे घोर प्राथमिक, स्टेज 2 प्रारंभिक बिना लक्षण की बीमारी, CD4 गणना। आप ये चीज़ें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, 500 mm3। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, स्टेज 3 में आता है दोस्तों कि बीच का जो HIV संक्रमण होता है, यहाँ पर CD दोस्तों 4200 से लेकर 500 mm3 होता है। और स्टेज 4 में दोस्तों देर की स्थिति HIV बीमारी CD4 500 से 200 mm3 होता है। और स्टेज 5 में दोस्तों काफ़ी बढ़ी हुई HIV और बीमारी CD4 और 50 यानी 50 mm3 होता है। ये निदानात्मक से रिलेटेड है दोस्तों। यानी आप यहाँ ये चीज़ समझ लीजिए, अपने माइंड में डाल लीजिए कि एड्स से बचने या बचाव से संबंधित यहाँ पे बात की जा रही है। एड्स से बचने व बचाव से रिलेटेड प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना कि यहाँ पर जो वैज्ञानिक अभी तक एड्स का टीका, कोई ऐसी प्रभावी औषधि तैयार नहीं कर सके हैं कि जो जीनी हैं, जो प्रौद्योगिक हैं, जीन प्रौद्योगिकी, उनके द्वारा एड्स की रोकथाम के प्रयत्न किए जा रहे हैं, बट है ना। तो रोग से बचाव हेतु संभोग में जो भी सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कंडोम का प्रयोग करना चाहिए, असुरक्षित यौन संबंधी का बचाव करना चाहिए। असुरक्षित यौन संबंधों का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अनेक स्त्रियों से यौन संबंध, समलैंगिक यौन संबंध या वैश्यावृत्ति इत्यादि से इसे बचाव करना चाहिए दोस्तों। मैं एड्स के बचाव और उपचार के बारे में दोस्तों यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, यानी निदान से रिलेटेड उसकी स्थिति क्या क्या वृद्धि में की जा सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, तो रक्त आदान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए दोस्तों कि रक्त जो होगा दोस्तों HIV मुक्त होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पेशेवर रक्तदाताओं से रक्त नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः ड्रग्स लेने के आदी होते हैं ये। स्वास्थ्य व्यक्तियों को दोस्तों रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, और रक्तदान करने में भी दोस्तों कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, है ना। और कोई भी ऐसा स्वास्थ्य जैसे 3 माह के अंतराल का एक सुगमता से रक्तदान प्रदान करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इंजेक्शन अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, इंजेक्शन सुई का प्रयोग केवल एक ही बार करना चाहिए, और इसके लिए बाजार में जो भी डिस्पोजल मिल रहे हैं, सिरिंज वगैरह उपलब्ध हैं, उनको सिर्फ एक ही बार यूज़ करना चाहिए, ये याद रखना। और जैसे नाक कान छिदवाने समय क्या ध्यान रखना, त्वचा पर गुदवाना या गुदवाते हैं लोग, फिर दाढ़ी बनवाते समय, फिर उसके बाद सावधानी, इन सारी चीज़ों पर दोस्तों आप लोगों को सावधानी रखनी है। और प्रयोग में पूर्व उपकरणों को अच्छी तरह से उबालकर उसको निर्जमीकृत किया जाता है, उसको कर लेना चाहिए, कि यानी निर्माण कर लेना चाहिए उसका, है ना, हर चीज़ों का। तो बचाव और एड्स के लिए दोस्तों, उपचार के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फैक्ट है दोस्तों। आप लोगों ने एक नाम भी सुना होगा, WHO, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दोस्तों इसको क्या बताया था, एक चीज़ याद रखना, 1 दिसंबर को, ठीक है, विश्व एड्स दिवस के रूप में उसे घोषित कर दिया था। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि एड्स रोग से रिलेटेड दोस्तों हालांकि ऐसी कुछ विधियां भी पाई जाती हैं जो इंक्लूड होती हैं। अब उन विधियों से दोस्तों कुछ रोग नहीं भी फैलता है, जिसे कुछ मिथ धारणा बनी हुई है, तो उन चीज़ों को भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए उससे रिलेटेड फैक्ट क्या है क्या नहीं है। जैसे दोस्तों रोगी से हाथ मिलाने से रिलेटेड, आलिंगन या दोस्तों चुंबन या साथ साथ दोस्तों उसके रहने से ऐसी वो नहीं होता कि उससे भी एड्स फैलता है। ये मिथ्या धारणाएं बनी हुई हैं, ठीक है। खांसना, छींकना, थूकना आदि के कारण भी माना जाता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं, रोगी के साथ खाना खाने से भी ऐसा नहीं होता है। कीट और उसके मक्खी या मच्छरों आदि से काटने से भी ऐसा नहीं होता है। सार्वजनिक रूप से अगर जो शौचालय आप यूज़ कर रहे हैं या तरताल या टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उससे भी नहीं होता है। अब ये चीज़ें याद रखना दोस्तों कि जब हम कभी इस चीज़ के बारे में निदानात्मक स्थिति में वृद्धि कर रहे हैं, उस समय ये तो स्टेजेस हैं, है ना। तो उसमें एक चीज़ और चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक आप लोगों को एलिसा मिलेगा, एलिसा यानी ELISA, एलिसा, ठीक है। ये एक किट है दोस्तों, एड्स की जांच के हेतु एक किट्स है एलिसा। अब इसका फॉर्म जान लीजिए, एंजाइम संलग्न प्रतिरोधी, है ना, प्रतिरोधी शोषक जांच किट इसको बोला जाता है, यानी एंजाइम लिंक्ड और इमो, ठीक है, इसको इम्यूनो सोब्रिट एक्सी किट बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, इम्यूनोसोब्रिट ऐसे किट बोला जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली दोस्तों एलिसा से बारे में क्वेश्चंस अगर बनेगा तो ये बनेगा कि ये दोस्तों
जो है ये कहाँ पर आया था, तो याद रखना ये मुंबई के एक कैंसर अनुसंधान संस्थान, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। HIV फर्स्ट और HIV सेकंड बोल्ट किट तैयार जब की गई थी तो उसमें ये चीज़ें देखने को मिला था। ठीक है, जाइडोबुडाइल एक चीज़ है जिसको AZT के नामक से एक रसायन रोग को प्रगति के दर के नाम से जाना जाता था। तो ठीक है, याद रखना AZT, ठीक है, जाइडोबुडाइन, है ना, ये चीज़ें याद रखना। चीन से जड़ी बूटियों को तैयार करना। अब चीन की जड़ी बूटियों से जो चीज़ें तैयार होती हैं, जैसे दोस्तों एमोफोटेरिसिन बी होता है ये, है ना, और एक होता है दोस्तों सुरामीन होता है, सुरामीन। तो ये चीज़ें आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं हम अब इसी से रिलेटेड निदान मामले में अगर परिभाषा अगर दिया जाए बालकों के लिए, तो वहाँ पर एड्स क्या है दोस्तों, प्रतिरक्षा रोपण यानी इम्यूनो, यहाँ पर संप्रेषण के विविध मामले में अभाव को कम से कम 2 अप्रधान लक्षणों के साथ जुड़ा हुआ है। कम से कम 2 लक्षण होते हैं। प्रमुख लक्षण कम वजन का, असामान्य रूप से धीमी गति से और बढ़ ना पाना, तो बार बार होने वाला, लगातार 1 माह में अधिक समय तक रहने वाला अतिसार है दोस्तों, बार बार होने वाला विषाणु जनित संक्रमण जैसे निचले श्वसन तंत्र में संक्रमण है, बार बार आने वाला दोस्तों 1 माह में अधिक अवधि का बुखार होता है। और मैंने यहाँ पे बोला था ना, इम्पोर्टेंट है ये, कैंडिडियासिस, तपेदिक और हर्पीस जोस्टर। अप्रधान लक्षण दोस्तों सामान्यकृति, यहाँ पर मैंने अभी एक चीज़ बोला था लिम्फाडेनापैथी, तो याद रखना लिम्फाडेनापैथी। और उसके बाद दोस्तों एक आता है ओराफेरिल जियल्स कैडिडियासिस, और बार बार होने वाला दोस्तों सामान्य संक्रमण, 1 माह से अधिक तक रहने वाला लगातार खांसी और सामान्यकृत त्वचा रोग और पुष्ट मित्रवंशी HIV संक्रमण। तो ये था दोस्तों इम्पोर्टेंट। और एक चीज़ और है यहाँ पर देखिए, उसका खतरा क्या चीज़ें हैं संक्रमण का, तो संचरित जो गति विज्ञान है दोस्तों उसको दर्शाता है, जैसे कैसे HIV जनसंख्या में फैलता है और किस तरह से इस पर नियंत्रण किया जा सकता है, और कार्यक्रमों के माध्यम से इसको दोस्तों नियंत्रित किया जा सकता है, और उससे जागरूकता फैलाने से भी इसे नियंत्रण किया जा सकता है। महामारी फैलने के लिए दोस्तों प्रत्येक संक्रमण व्यक्ति को आवश्यक रूप से यहाँ पर औसतन व्यक्ति एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति में संपर्क में आने से होता है। ठीक है, और RO 1 से अधिक होने चाहिए दोस्तों। RO B जो होता है C+D, जहाँ C है दोस्तों, C एक साथी बदलने के दर को, और D है दोस्तों यहाँ पर संक्रामकता है। ठीक है, और समीकरण बनाता है, ये एक समीकरण बना हुआ है दोस्तों। ठीक है ना। जो दोस्तों सामाजिक या उसके मनोवैज्ञानिक कारणों, साथी के चयन या यौन सामाजिक नेटवर्क, पारिवारिक गतिविधियां या उसके अंतर्गत दोस्तों जो शक्तियां या परिवार, एक प्रकार के आर्थिक स्थितियां, सामाजिक कारणों या पड़ोस के प्रकार, सामाजिक पूंजी, स्वास्थ्य सेवाएं आदि, ऐसे भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के स्वास्थ्य की नीतियां के रूप में जाना जाता है। बेसिकली देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ कि सुई का प्रयोग, इसके इंजेक्शन वगैरह लगातार है। ठीक है, ये मणिपुर में से, तो ये क्वेश्चंस नहीं बनेगा, जो इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ दोस्तों वहाँ से बन सकता है। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। HIV एड्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ और आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों एड्स क्या है कि एक इसका नाम, तो पहली बात अच्छा नाम नहीं बताया, अभी आप नाम इसका जान लीजिए। एड्स का पूरा नाम क्या है दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, और इसको हिंदी में दोस्तों कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षण ह्रास सिंड्रोम। पहली चीज़ है यह एक विषाणु है। ठीक है, तो ये भी चीज़ देखना कि HIV जो है एड्स जो है दोस्तों वो एक विषाणु जनित रोग है। क्या है, विषाणु जनित रोग है। और इसके रोग के अंतर्गत दोस्तों अच्छा ये HIV एड्स होता कैसे, जब HIV, अब HIV नाम आ गया तो HIV का पूरा नाम लिख लीजिए। HIV बोला जाता है दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसीज वायरस, इसको बोला जाता है ना। इसको हिंदी में कहा जाता है मानव प्रतिरक्षण न्यूनता विषाणु बोला जाता है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब HIV एक रिट्रो विषाणु होता है, तो HIV जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, रिट्रो विषाणु होता है ना, तो ये याद रखना। और इस रोग का खोज जो है दोस्तों सर्वप्रथम कब हुआ था, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट डाउन कर लीजिए, 1981 महामारी विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों अगर आता है तो HIV एड्स इंपॉर्टेंट है ना। तो 1981 में इसका खोज हुआ था। कहाँ हुआ था, जॉर्जिया में हुआ था, है ना, जॉर्जिया में ही हुआ था दोस्तों।
और एक चीज़ और बता दूं मैं, रोग के में जो विषाणु का जो पता लगा तो वो दोस्तों बेसिकली क्या था कि 1983 में लगा था। देखिए इसका सर्वप्रथम जो है दोस्तों, जो रोग की खोज हुआ था 1981 में हुआ था, लेकिन जब रोग के विषाणु का जो पता लगा था वो 1983 में हुआ था। यहाँ से प्रश्न बनेगा क्योंकि कन्फ्यूज़न होती है लोगों को। सर्वप्रथम 1981 में दोस्तों इसकी खोज हुई और उसके बाद अगर कोई रोग मिला है तो वो दोस्तों 1983 में पता चला है, ठीक है ना। तो HIV का एक मूल जन्म स्थान जैसे मध्य अफ्रीका में दोस्तों माना जाता है इसको, HIV को। स्टार्टर में ये दोस्तों पाया गया था रोग जो है बंदर से मनुष्य में, बंदर से मनुष्य में, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, बंदर से मनुष्य में पाया गया था, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दोस्तों लगभग 2 करोड़ व्यक्ति एड्स से पीड़ित हैं, ये कहता है, ठीक है। आप सोच लीजिए 125 करोड़ अपने देश की जनसंख्या है, हालांकि वर्ल्ड की इसने बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, है ना, 2 करोड़ व्यक्ति जो हैं एड्स से पीड़ित हैं। तो ये चीज़ें याद रखना दोस्तों। बेसिकली दोस्तों एक एड्स के जो स्टेप होते हैं, यानी स्टेप ऑफ, इसे कह सकते हो स्टेप ऑफ एड्स, ये इसमें दोस्तों आपको 3 स्टेप देखने को मिलेंगी। तो हालांकि मैंने 5-6 स्टेप बता दिया है आपको, लेकिन बेसिकली नॉर्मली तरीके से अगर देखा जाए तो एक दोस्तों एक्वीट एक दशा होती है और इसमें यह HIV के जो होता है दोस्तों प्रथम संपर्क से जानी जाती है और यह कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक चलती है और इसका प्रमुख लक्षण है दोस्तों फ्लू, ठीक है। फ्लू लक्षण किसका है दोस्तों, तो प्राथमिक दशा का यानी प्रथम स्टेज का। तो इसमें शरीर विषाणु के विरुद्ध में दोस्तों प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। नेक्स्ट अगर बात करूंगा दूसरा दोस्तों, तो मध्य होता है। तो मध्य में दोस्तों क्रोनिक होता है। तो ये दशाएं जो होती हैं वो होती हैं संक्रमण के पश्चात। इस अवस्था में कोई लक्षण प्रकट नहीं होता है और इस अवस्था में दोस्तों क्या होता है कि अनेक वर्षों तक चलती आती है, ये चलती रहती है और प्रतिरक्षा प्रणाली में कुछ परिवर्तन आने लगते हैं सेकेंड स्टेज में। अंतिम स्टेज है दोस्तों लास्ट स्टेज, इसको संकट काल बोला जाता है। एड्स का लास्ट स्टेज को क्या बोला जाता है, संकट काल, ठीक है यानी क्राइसिस स्टेज बोला जाता है, लास्ट क्राइसिस स्टेज। और यह अवस्था जो है दोस्तों कुछ माह से वर्षों तक चलती रहती है और इस अवस्था में एड्स के सभी लक्षण उभरते हैं। रोगी के आधार पर दोस्तों एक TH और T4 होता है ना। तो इसमें क्या था, कोशिकाओं में नियंत्रण जो होता है, नियंत्रित क्या करता है, कम करता रहता है, कम होती रहती है प्रतिरोधक क्षमता। और रोगी जो तो दोस्तों होता है, जो रोगी वो विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाता है। जब विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाएगा तो वह दोस्तों एड्स का रूप धारण कर लेता है। बेसिकली यही चीज़ समझना। HIV कुछ नहीं है, HIV मतलब जैसे एड्स जब कब होता है दोस्तों, जब व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की बीमारी आ जाए, है ना, कई प्रकार की बीमारी आ जाए तो उसे एड्स का रूप दे देते हैं, है ना। तो ये चीज़ें याद रखना। तो इससे मृत्यु भी हो जाती है। और एक चीज़ बता दूं आपको, अगर डिफ्रेंशिएशन करना है आपको HIV का और एड्स का साधारण शब्दों में, तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में दोस्तों। पहली चीज़ तो ये कि जो HIV है दोस्तों, यह एक मानव प्रतिरक्षण न्यूनतम वाला विषाणु है, मैंने पहले ही बता दिया। और ये जो दोस्तों जो है बताया है कि उपार्जित प्रतिरक्षण ह्रास सिंड्रोम एक रोग है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप लोग पहले फुल फॉर्म के माध्यम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा दोस्तों यहाँ पर, तो यह शरीर की प्रतिरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करता है HIV। और एड्स के बारे में बात करूँ तो दोस्तों यह HIV के कारण होने वाला जो परिणाम होता है, रिजल्ट, यानी समझ सकते हो ना। तो ये चीज़ होता है एड्स से। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है दोस्तों T4 और TH जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उसको नष्ट करता है HIV। लेकिन यहाँ पर लिम्फोसाइट्स के नष्ट होने से व्यक्ति के एड्स सिंड्रोम प्रदर्शित हो जाते हैं, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप समझ सकते हो दोस्तों HIV में कि जो विषाणु होता है वो संक्रमण तुरंत रोग की स्थिति उत्पन्न नहीं करता। याद रखना, इसका संक्रमण जो है दोस्तों लैंगिक संपर्क और रक्त आदान या उसके संक्रमित इंजेक्शन के सुई से होता है इत्यादि। बहुत मैंने ऐसे लक्षण बताए हैं अभी आप लोगों को, जो लक्षण या कारण, तो उससे समझ सकते हैं आप। और नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर ये कि एड्स के प्रारंभिक और उसके मध्य दशा कई ऐसे वर्षों तक रह सकती है जिसमें व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ महसूस और केवल रक्त परीक्षण के पश्चात भी यह ज्ञात हो जाता है कि व्यक्ति में HIV पॉजिटिव है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसी में, देखो आपको इसके अगर रीज़न के बारे में अगर समझना है कि कारण क्या है,
तो ये आप इस तरीके से समझें कि एड्स HIV का जो संक्रमण मुख्य रूप से दोस्तों असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होता है। असुरक्षित यौन संबंध जो दोस्तों समलैंगिक या विषम लैंगिक हो सकते हैं। संक्रमित दोस्तों यहाँ पर HIV जो है दोस्तों पॉजिटिव स्त्री या पुरुष के लैंगिक या यौन संबंध ऐसे स्थापित करने से जिसका विषाणु जो होता है दोस्तों वो संक्रमित हो जाता है। ये चीज़ें आप समझ सकते हो कारण में। दूसरा आप ये समझ सकते हो कि HIV संक्रमित जो है HIV है वो पॉजिटिव होगा। व्यक्ति के रक्त का उदान जो होगा जब आप उदान का मतलब ये समझिए ट्रांसफ्यूजन से, ठीक है, तो किसी भी स्वास्थ्य व्यक्ति में किया जा सकता है जिसमें विषाणु संक्रमण जिसकी सुगमता से हो सकता है। और इसी कारण दोस्तों रक्त जो आधान है उसी के समान या उसी के समय दोस्तों सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि रक्त जो है HIV संक्रमित ना हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात कर सकते हैं दोस्तों कि जो इंजेक्शन सुई है और इसका प्रयोग किसी HIV संक्रमित व्यक्ति से या अगर हो जाता है तो उस समय दोस्तों अगर किसी अन्य व्यक्ति में उसे किया जाता है तो वहाँ पर विषाणु संक्रमण जो है दोस्तों उपयोग में आ जाता है। ये भी चीज़ें जैसे ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति के समूह के मध्य भी ऐसा चीज़ें देखने को मिल सकती है। इंजेक्शन द्वारा ड्रग्स लेने वाले व्यक्तियों में भी विषाणु का संक्रमण जो है दोस्तों सुगमता से यहाँ पर होने को मिल सकता है। नाई के या उस तरह जो होते हैं या ब्लड होते हैं उनका जो प्रयोग करने से भी विषाणु संक्रमण हो जाता है। तो इस प्रकार के जैसे नाक कान छिदवाने की त्वचा को गुदवाने पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें संक्रमण उपकरणों का प्रयोग जो कारण है दोस्तों वो विषाणु का एक संक्रमण का रूप धारण कर लेता है। इसलिए दोस्तों ब्लड सुई आदि का प्रयोग एक बार ही करना चाहिए। उपकरणों का प्रयोग पानी में जो भी चीज़ें कर रहे हो उसका पानी में उबाल कर करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों अगर मैं बात करूं तो लैंगिक संचरित रोग, ठीक है, मैं इस पर भी बात कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो में जब आपको कोविड-19 बात बताऊँगा तो STD क्या चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पे लैंगिक संचरित रोग जो है दोस्तों जैसे सुजाक या सिफिलिस जैसे एक बीमारी है जिसमें आदि से पीड़ित व्यक्ति को HIV का भी एक संक्रमक सुगमता से हो जाता है, ये भी आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों पेशेवर रक्तदाता यानी सेक्स वर्कर्स होते हैं जिससे स्त्री पुरुष ड्रग्स के आदी होते हैं, उसमें ट्रक ड्राइवर प्रवासी जीवन व्यतीत करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो भी HIV या एड्स से रोग से बचने के लिए सुगम लक्ष्य दिखाते हैं या सॉफ्ट टारगेट्स जो होते हैं वो चीज़ें इसमें भी देखने को मिल जाती है ना। HIV और एड्स के विषाणु रोगों को जैसे वीर्य स्त्री के योनि स्राव लार आंसू मूत्र पीसने और उसकी जो भी चीज़ें आती हैं दोस्तों वो सभी तरल पदार्थों में एक HIV का संक्रमण जो है दोस्तों सुगमता से भी देखने को मिल सकता है। तो ये सभी थे दोस्तों आप लोगों के लिए, आप लोगों को मैंने बता दिया HIV एड्स के संक्रमण के कारण। तो ये चीज़ें याद रखना क्योंकि ये सारे फैक्ट बताया मैंने दोस्तों UGC नेट में अगर पूछा जाता है तो ताकि आप लोग यहाँ से प्रश्न कोई भी गलत ना कर सके दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है दोस्तों तो आप इसे लाइक करें और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।